आखिर सवाल यह है कि नेपाल तो आप लोगों का देश है। आप लोगों का गुस्सा अगर जायज है, अगर आप लोगों का गुस्सा सही भी है, तो गुस्सा आप किस पर निकाल रहे हैं? आप अपने देश की संपत्ति पर निकाल रहे हैं। और देश की संपत्ति को अगर जो जला रहा है तो कम से कम वो नेपाल का हितैषी तो नहीं हो सकता। ये तमाम सवाल हैं आज हमारे सामने उठ रहे हैं। मैं इन सब सवालों पर एक एक करके आऊंगा। बीते 2 दिनों से नेपाल से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें पीड़ा देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं। इसलिए नहीं क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि नेपाल भारत का भाई है। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल के साथ भारत का आध्यात्मिक रिश्ता है। नेपाल के साथ भारत का भावनात्मक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, और ये सदियों पुराना रिश्ता है। इसलिए नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है उससे हर भारतीय के मन में पीड़ा होनी स्वाभाविक है। नेपाल में जो कुछ हुआ उसको लेकर तमाम तरह से लोग अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये जेनजी की क्रांति है, कोई कह रहा है सोशल मीडिया के लिए लोग सड़कों पर आ गए, कोई ये कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के युवाओं की लड़ाई है, कोई ये कह रहा है कि दरअसल वहां पर डीप स्टेट का हाथ है, कोई कह रहा है कि दरअसल ये चीन और अमेरिका का बैटल ग्राउंड नेपाल बन गया है। तमाम तरह के विश्लेषण बीते 2 दिनों में लगातार नेपाल को लेकर किए जा रहे हैं। मैं इन विश्लेषणों को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये विश्लेषण मुझे लगता है अपरिपक्व हैं। नेपाल के बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वहां पर ये जो कुछ हुआ इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों हुआ, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्या वास्तव में जेनजी का आंदोलन है, ये तमाम जो विश्लेषण हो रहे हैं उन तमाम विश्लेषणों पर कई कारणों से कई तरह के सवाल उठते हैं। मैं वो सवाल आपके सामने जरूर रखूंगा ताकि ये समझने की कोशिश हो और दरअसल जो असली कारण है उनकी तह तक जाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। हालांकि मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं भी अभी अगर किसी कारण को लेकर, मैं किसी विशेष कारण को लेकर अगर कुछ कहना चाहूं तो वो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी होगी। मोटे तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि नेपाल के लोगों की भावनाएं आहत हैं, और नेपाल के लोगों की भावनाएं आहत हैं इसलिए नेपाल के लोग जो सड़कों पर है। ये हो सकता है कि इसके पीछे रिजीम चेंज जैसा कोई ताकत हो, ये हो सकता है कि इसके पीछे कुछ लोगों के निजी स्वार्थ हो, लेकिन कुल मिलाकर नेपाल की भावनाएं तो आहत है। वरना कुछ भी हो जाता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर नहीं उतरते। लेकिन मैं तमाम कारणों पर जिक्र करूं उससे पहले यह बता दूं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है, वो तुरंत रुकना चाहिए। और किसी को भी ये जो तस्वीरें हैं ये देख करके पहला ख्याल मन में यही आएगा कि नेपाल जिस तरह से जल रहा है, नेपाल का जलना बंद होना चाहिए। देखिए, वहां पर अगर रिजीम चेंज को लेकर ये सब कुछ हो रहा था जैसा कहा जा रहा है, वहां की सरकार के करप्शन को लेकर अगर गुस्सा था जैसा कहा जा रहा है, तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति वहां इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री वहां इस्तीफा दे चुके हैं, और एक तरह से जो भी सरकार वहां थी वो अपदस्थ हो चुकी है। उसके बावजूद नेपाल जलता रहे, मुझे लगता है कि ये दुखदाई है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेपाल में देखिए ना क्या हो रहा है, वहां पे भीड़ इस वक्त क्या कर रही है। वहां जो भीड़ सड़कों पर उतरी है, आपने चलिए मान लीजिए तमाम नेताओं को हटा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री जो निवास था उसको जलाकर लोगों ने राख कर दिया। राष्ट्रपति का जो घर था उसको भी लोगों ने जला दिया। जो सचिवालय था उसको भी धू धू करके लोगों ने जला दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। जो मीडिया के आउटलेट है, मीडिया के दफ्तर, उन सबको जला दिया। पूरा नेपाल धुआं धुआं हो गया। आखिर सवाल यह है कि नेपाल तो आप लोगों का देश है। आप लोगों का गुस्सा अगर जायज है, अगर आप लोगों का गुस्सा सही भी है, तो गुस्सा आप किस पर निकाल रहे हैं? आप अपने देश की संपत्ति पर निकाल रहे हैं। और देश की संपत्ति को अगर जो जला रहा है तो कम से कम वो नेपाल का हितैषी तो नहीं हो सकता। ये तमाम सवाल हैं आज हमारे सामने उठ रहे हैं। मैं इन सब सवालों पर एक एक करके आऊंगा, लेकिन इन सवालों पर एक एक करके आऊं उससे पहले यह भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी गहन
इसकी जांच होनी चाहिए, इसका गहनता से विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लोग वहां पर इस तरह से सड़कों पर उतर आए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उनको जिंदा जला दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री देवुबा के घर में घुसकर जिस तरह से उत्पात मचाया गया, जिस तरह से 80 वर्ष के वो नेता हैं उनको मारा गया, उनकी पत्नी को जिस तरह से सड़कों पर घसीटा गया, जो कुछ किया गया, वित्त मंत्री को सड़क पर जिस तरह से घेर कर मारा गया, वो पानी में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए, सब कुछ जो हो रहा है ये मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा अति है। ये हो सकता है, फिर से मैं कह रहा हूं, हो सकता है नेपाल के लोगों में अपने नेताओं को लेकर इतना गुस्सा हो और ये स्वाभाविक बात हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप पूरे नेपाल को आग लगा दें। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप एक नेता को, एक नेता की पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालें। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कुछ लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि दरअसल ये जो कुछ नेपाल में हुआ ये सोशल मीडिया की ताकत है, और दरअसल वहां की सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, और वो बैन लगाने के कारण जो है वहां की जो जेनजी थे वो गुस्से में आ गए, क्योंकि उनको जो है अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, उनको दरअसल ये आजादी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपना काम कर सकें, क्योंकि सोशल मीडिया पर युवा बहुत एक्टिव है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन करने के कारण दरअसल ये सारा कुछ हंगामा हुआ। हालांकि बैन को लेकर जो पूरी चीज है उसको अगर कुल मिलाकर देखें तो वो बैन जो सरकार ने किया वो उसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार का जो स्टेप था वहां की सरकार का वो गलत नहीं था। सरकार वहां की सिर्फ ये कह रही थी कि वहां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो दरअसल जो नेपाल में काम कर रहे हैं उन सबको जो है नेपाल के जो रूल्स हैं, नेपाल के जो कानून है उनका पालन करना होगा। उनके पालन के तहत वहां पर एक दफ्तर बनाना होगा, वहां पर एक अधिकारी बैठाना होगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो अधिकारी तक लोग आ सके। तो ये सब चीजें हैं जो भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, दुनिया के कई देश इस तरह के जो नियम बनाते हैं। नेपाल में इसके कारण जो है ये अगर नियम बनाए गए तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल चलिए ये नियम बनाया, और उसके कारण जब जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जब उन्होंने इस नियम का कंप्लायंस करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद जो है सरकार ने वहां प्रतिबंध लगाया। अब मुझे लगता है प्रतिबंध भी एकदम एक्सट्रीम हुआ। क्या उसके कारण गुस्सा हुआ? जो लोग कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे बैन लगा इसके कारण गुस्सा हुआ, लेकिन भाई साहब सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया गया था 8 तारीख को जब ये आया था, 8 तारीख के करीब 8 तारीख के दोपहर से पहले ये भी खबर आ गई थी कि बैन को हटा दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि सोशल मीडिया से बैन को हटाया जा रहा है। अब अगर बैन हटा दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी न सिर्फ 8 तारीख को बल्कि 9 तारीख को भी दंगे होते रहे, 9 तारीख को भी आगजनी होती रही। अगर सोशल मीडिया ही अकेला कारण होता तो फिर सोशल मीडिया से बैन हटाने का जब प्रधानमंत्री का फैसला था उसके बाद इस तरह की चीज क्यों होती, लेकिन उसके बाद भी हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया एक कारण नहीं था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसा कि नेपाल के कुछ युवा भी कह रहे हैं, उनके बाइट्स भी है टेलीविजन में मैंने देखा भी, वो दरअसल कह रहे हैं कि करप्शन के कारण वो सड़कों पर उतरे हैं। ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि नेपाल की स्थिति जो है अगर नेपाल में देखेंगे तो बहुत वहां पर लोग जो है बहुत खुश नहीं है करप्शन का, और करप्शन और दूसरा करप्शन के साथ साथ एक बड़ा कारण जो नेपो किड्स क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल नेपो किड्स होता है जो बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, जिनको सब कुछ जो है उनके बड़े बाप के कारण, बड़ी माँ जो उनकी माँ जो होती है शक्तिशाली होती है, बाप शक्तिशाली होता है, उसके कारण जैसे उनको सब कुछ मिल जाता है ना थाली में परोस कर, और वो बड़े ऐश की जिंदगी जीते हैं, वो नेपो किड्स होते हैं। तो जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उन नेताओं के जो बच्चे हैं, उन नेताओं के, नेपाल के जो नेता हैं उनके जो बच्चे हैं वो जिस तरह के नेपो किड्स हैं, वो जिस तरह की अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे थे, उसके कारण लोगों में गुस्सा था। ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता भी हूं कि किस तरह से नेपाल के राजनेता हैं, उनके बच्चे महंगी महंगी घड़ी पहनते हैं, विदेशों में घूमते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, जबकि आम नेपाल के लोगों का जो जिंदगी है वो किस तरह से मुश्किलों में भरी है।
तो ये एक कारण हो सकता है नेपो किड्स का। वैसे आपको बता दूं, नेपो किड्स जो हैं भारत के अंदर, आप क्योंकि आप समझने के लिए आपको बता रहा हूं, भारत के अंदर बहुत सारे लोग राहुल गांधी को भी नेपो किड कहते हैं क्योंकि उनको सत्ता विरासत में मिली है। तेजस्वी यादव को भी नेपो किड कहते हैं क्योंकि उनको सत्ता विरासत में मिली है। अखिलेश यादव को भी नेपो किड कहते हैं क्योंकि उनको सत्ता विरासत में मिली है। तो जो नेपो किड है, बड़े बाप के जो बच्चे हैं, उनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है और उसके कारण वो लोग अय्याशी जो कर रहे थे और जो जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, उससे लोग रोष में थे और ये चीज जो है लोगों को सड़कों पर ले आई। अब ये एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है जिसके कारण नेपाल जो है लगातार जल रहा है? अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है और अगर भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब कुछ हुआ, तो फिर यहां एक सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो नेता जेल में बंद हैं, भीड़ उनको क्यों जेलों से छुड़ा रही है? अगर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, तो जेल में जो लोग बंद हैं उनको छुड़ाया जाना क्या जरूरी था? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने है। फिर ये जो सारा कुछ नेपाल में हो रहा है, इसमें 2-3 लोग जो हैं इसमें नायक की तरह उभरे हैं। इनमें से एक सुदन गुरांग करके एक व्यक्ति है, वो नायक की तरह उभरे हैं। अब सुदन गुरांग जो है वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हामी नेपाल करके, इनका एनजीओ है। 2015 में ये हामी नेपाल जो है संगठन बना था। अब हो सकता है हामी नेपाल के जो सुदन गुरांग है, इनका इन्फ्लुएंस हो यंगस्टर पर, जेन जी पर, उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होता तो सुदन गुरांग पर जो है उनका एनजीओ की जो फंडिंग है, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पे तमाम चीजें सामने आई हैं, वो ये बताती है कि सुदन गुरांग की जो उनकी फंडिंग है, उनको आर्म्स डीलर उनको फंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, उनके संगठन और कुछ जो हैं ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, ऐसे व्यवसायी, ऐसे लोग जो है सुदन गुरांग को जो है वो उनको फंड कर रहे हैं। फिर जो है ये एनजीओ के पास इतना पैसा आना, तो अगर भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई है तो सवाल यह है कि सुदन गुरांग जो है उनके एनजीओ की फंडिंग को लेकर लोगों के मन में सवाल क्यों नहीं उठा? क्या नेपाल के लोगों से ये बातें छिपी हुई हैं या नेपाल के लोगों ने इस सब के बावजूद सुदन गुरांग को एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि सुदन गुरांग जो है इसमें एक बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं इस पूरी चीज के पीछे। अब एक चीज और, ये अगर स्टूडेंट्स का ही ये गुस्सा है जैसा बात कहा जा रहा है, तो कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन युवाओं के पास हथियार हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन है। कुछ लोग बता रहे हैं उनमें से कुछ वेपन जो है AK-47 जैसे वेपन है। तो सवाल यह है कि इनके पास AK-47 जैसे वेपन कहां से आए? और क्या AK-47 जैसे वेपन जेन जी जो है वो AK-47 जैसे वेपन लेकर करेंगे? जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो क्या AK-47 जैसे वेपन लेकर सड़क पर उतरेंगे? ये सवाल हमारे सामने है और इस सवाल का जो है जवाब तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। एक और इसमें नेपाल के युवा नेता बालेन शाह इस पूरे मामले में जो है वो नायक की तरह उभरे हैं। बालेन शाह के बारे में बताया जा रहा है वो दरअसल नेपाल के मेयर थे और वो रैपर हैं और उनका भी प्रभाव था, वो भी यूथ के बीच, और वो भी करप्शन को लेकर कुछ वीडियोस बनाते हैं। भारत के खिलाफ उनका स्टैंड जो है वो शायद कुछ लोगों को बड़ा जो है प्रभावित करता है, ये सब चीजें। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ और पूरे नेपाल में बिना किसी लीडर के, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये कहा जा रहा है कि इनसे प्रभावित लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ का कोई लीडर ना हो, तो ये भी सवाल उठता है इतनी बड़ी भीड़ जो है बिना किसी लीडर के कैसे नेपाल के अलग अलग हिस्सों में लोग आ जाते हैं सड़कों पर और कैसे ये सब कुछ करने लगते हैं? और सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार उठा रहा हूं कि अगर ये करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई है, तो फिर सवाल ये है कि आप नेपाल की संपत्ति क्यों चला रहे हो? आप नेपाल के नेता जो है जिनको आपने उतार दिया, भगा दिया, वो समझ में आता है। फिर आप नेपाल की संपत्ति क्यों चला रहे हो? अब क्योंकि नेपाल की संपत्ति जल रही है, वहां नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, तो फिर उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लोग नेताओं से इतने त्रस्त थे? इसके पीछे एक चीज जरूर है, नेताओं से लोग त्रस्त थे, इसको लेकर 2 प्रमाण और मिलते हैं। 2 प्रमाण तो जो कुल मिलाकर जो प्रमाण मिलते हैं, नेताओं को लोग पीट रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, वो तो एक है ही। दूसरा बड़ा कारण है कि नेपाल की जो 2 प्रमुख पार्टी हैं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां की नेपाली कांग्रेस, ये 2 बड़ी पार्टियां जो है, इन 2 बड़ी पार्टियों के दफ्तरों में नेपाली कांग्रेस का झंडा लोगों ने उतारकर नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर भी हमला हुआ। तो नेताओं से उनकी जो है खुन्नस समझ में आती है कि नेताओं से खुन्नस उनकी है, क्योंकि नेपाल ठीक से नहीं चल रहा था। पिछले 17 साल में नेपाल में 15 सरकारें आ गई प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, और फिर जो है सारे नेता मिलजुल कर सरकारें चला रहे थे, सारे नेता मिलजुल कर करप्शन कर रहे थे। ये कारण हो सकता है जिससे लोगों पे नाराजगी हो कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, सब मिलजुल कर जो है सत्ता के ऐश भोगते हैं और नेपाल की आम जनता को कुछ नहीं मिलता। ये चीजें हो सकती हैं,
लेकिन फिर इसका मतलब है कि अगर अगर लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से त्रस्त हैं तो क्या नेपाल के लोग राजशाही की वापसी चाहते हैं? क्योंकि ये मत भूलिए, नेपाल में कुछ समय पहले तक राजशाही की वापसी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वो भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन जो लोग राजशाही की वापसी चाहते थे वो नेपाल को आग लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं राजशाही की वापसी चाहते हैं, जो चाहते हैं नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, वो लोग इस तरह की संपत्ति जलाएंगे इस बात को, और वो हथियार लेकर घूमेंगे, बालन शाह को अपना नेता मान लेंगे और साथ साथ सुदन गुरंग को अपना नेता मान लेंगे। ये थोड़ी सी बात जो है हजम नहीं होती है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं डीप स्टेट का हाथ है। डीप स्टेट का हाथ इसमें हो सकता है क्योंकि दुनिया भर में पिछले कुछ समय में 30 से ज्यादा देशों में जो है वो रिजीम चेंज हुए हैं, विद्रोह हुए हैं 30 से ज्यादा देशों में। और ये जो देश हैं इन सब जगह पर अल्टीमेटली जो है एक ऐसी सरकार जो डीप स्टेट के हितों का पोषण करती थी, ऐसी सरकार, ऐसा वहां पर नेता जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। अगर डीप सरकार, अब ये चीजें पता चलेंगी अगर नेपाल में भी कोई डीप स्टेट का कोई व्यक्ति जो है वहां पर वहां की बागडोर संभालता है, ऐसा व्यक्ति जो डीप स्टेट के हितों की बात करता है, अगर वो वहां स्टैब्लिश होता है तो डीप स्टेट के ऊपर उंगलियां उठनी स्वाभाविक है। जैसा हमने जो है बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में वहां चुनी हुई सरकार को पलट दिया गया और उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है वहां की सत्ता संभालते हैं जो डीप स्टेट के आदमी है। तो अगर ऐसा होता है तो जरूर ये सवाल उठ सकते हैं कि डीप स्टेट का इसमें हाथ है। तो डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन का बैटल ग्राउंड दरअसल बन गया है जो नेपाल है, क्योंकि वहां पर जो वहां के प्रधानमंत्री, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं और जो इस वक्त वहां की सरकार थी वो चीन के करीबी थी, और लेकिन वहां पर अमेरिका का भी पैसा बहुत, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा था। तो इसलिए चीन को लग रहा था कि भाई अमेरिका के इन्वेस्टमेंट कौन क्यों हो रहा है, और अमेरिका को लग रहा था कि चीन जो है यहाँ पर क्यों इस तरह से रूल कर रहा है, वहां के प्रधानमंत्री चीन के करीबी क्यों है। उसके कारण दरअसल चीन और अमेरिका का बैटल फील्ड बन गया नेपाल। चीन के लोगों को, चीन के की ताकतों ने नेपाल के लोगों को भड़काया, अमेरिका की ताकतों ने नेपाल के लोगों को भड़काया। ऐसे सब थ्योरी दी जा रही। अब फिर से मैं कहता हूं इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट जो वहां पर दिखा वो ये कि सेना की तरफ से जो वहां के जनरल हैं, वहां के जो सेना के अध्यक्ष हैं जनरल अशोक राज, उन्होंने बाकायदा आकर के लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये जो है आगजनी और ये सब बंद करना चाहिए, नेपाल की संपत्ति है। और जब जो है जनरल अशोक जो है जब वहां की नेपाल की जनता को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे जो तस्वीर थी वो नेपाल के राज परिवार की, राजा की तस्वीर थी। तो ऐसा लगता है कि क्या नेपाल सही रास्ते पर अगर जाता है तो माना जाएगा कि एक स्वतः स्फूर्त एक लोगों का गुस्सा था। लेकिन अगर वहां पर अब रिजीम इस तरह की आती है जो डीप स्टेट को सपोर्ट करने वाली होती है, तो फिर ये जो पूरा सब कुछ हुआ उसके पीछे जो है कई सारे कारण जो है उसके पीछे तलाशे जाएंगे। लेकिन फिर से अंत में मैं ये भी कहूंगा, मैं वीडियो का अंत नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके दूसरे पार्ट पर आने से पहले, इस पार्ट का अंत करने से पहले ये कहूंगा कि नेपाल के लोगों में जेन्युइनली गुस्सा तो है, वहां के युवाओं में, और वो गुस्सा कम से कम नेपाल की बदहाली के कारण है। वहां के नेताओं और नेपो किड्स की जो है उनकी उनकी जो जिस तरह से अय्याशी थी उस अय्याशी के खिलाफ है। वो गुस्सा तो है, वो तो समझ में आता है, और उस गुस्से के कारण नेपाल के लोग सड़कों पर आए। लेकिन इसके पीछे फ्यूल कौन कर रहा था ये अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन अब मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर आ रहा हूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में ही कहा नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे हर भारतीय को दुखी होना चाहिए, क्योंकि नेपाल से हमारा रिश्ता ऐसा है, हमारा नाता ऐसा है, नेपाल हमारा भाई है। तो नेपाल जो है हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, इसलिए नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे हर भारतीय को दुख होना चाहिए। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो उससे बहुत खुश हो रही हैं। अब ये कौन है? ये इंडी गठबंधन के नेता हैं। वो गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है। अब इनके आप ट्वीट देखिए, इनके आप बयान देखिए। अब इनमें जो है इंडी गठबंधन के एक नेता, मैं पूरे गठबंधन, विपक्षी गठबंधन का जब नाम ले रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे तमाम नेताओं के मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको नाम बताना शुरू करता हूं जो नेपाल के घटनाक्रम से बड़े उत्साहित हैं। और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे नेपाल में जो कुछ हुआ वो अब भारत में होने वाला है, इसलिए ये लोग बड़े उत्साहित हैं। अब आप नाम सुनिए, इसमें नाम कौन है? श्रीनिवासन, बीवी श्रीनिवासन, ये कांग्रेस के नेता हैं। बीवी श्रीनिवासन कांग्रेस के नेता हैं और ये जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका ट्वीट देखिए, ये बड़े उत्साहित हैं, इनको लग रहा है कि भारत
जैसे तानाशाही के खिलाफ वहां के युवा उठ गए, वैसी भारत में भी होना चाहिए। इसी तरह से सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी बड़े खुश हैं, वो भी जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई युवा जिस तरह से उठते हैं तो क्या होता है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, संजय सिंह कह रहे हैं भारत को सबक लेना चाहिए, अगर लोगों को इस तरह से दबाओगे, तानाशाही होगी तो इस तरह से होगा। तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के सर्वे सर्वा, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डरा नहीं रहा हूं लेकिन बता रहा हूं कि जो नेपाल में जो कुछ हुआ वो बिहार से लगता हुआ, बिहार की सीमा से लगता हुआ है। यानी वो ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग का नाम लेकर कह रहे हैं कि जो वहां पर हुआ वो भारत में भी हो सकता है, भारत में भी चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह से हो सकता है। मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि जो तेजस्वी यादव के जो सांसद हैं झा साहब, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत का चुनाव आयोग जो है बांग्लादेश के चुनाव आयोग से सीखे, जैसे बांग्लादेश के चुनाव आयोग के आयुक्तों की पिटाई हुई थी तो उस तरह से उससे सीखे। तो ये चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में घसीटना, ये दिखाता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन, और इनका दिखाता है कि नेपाल को लेकर क्यों खुश हो रहे हैं। इसके बाद संजय राउत सीरियल ऑफेंडर हैं, वो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि वहां के वित्त मंत्री की पिटाई हुई तो वो सब करके जो है कहते हैं कि भारत माता की जय, और इस तरह से नेपाल को लेकर जो हुआ उसको लेकर वो कहते हैं कुछ टिप्पणी करते हैं। आईपी सिंह जो है वो बाकायदा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेता हैं। आईपी सिंह कह रहे हैं जो कुछ वहां पर हुआ वो भारत के युवाओं को उससे देखना चाहिए, भारत में भी युवाओं को देर ना हो जाए कुछ करना। मतलब ये लोग इस तरह के भड़काऊ ट्वीट कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि जिससे कि इनको भारत में भी ऐसा हो, ये उम्मीद लगा के बैठे। और ये पहली बार नहीं है, जब श्रीलंका में हुआ तब आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते है, भारत भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा, भारत में भी श्रीलंका बन जाएगा। इसी तरह से कांग्रेस के और तमाम नेताओं ने इस तरह के बयान देने शुरू करे थे, और पूरे इंडी गठबंधन की ओर से इस तरह के बयान आए थे कि भाई ये तो जो है भारत श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है। कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। फिर जब बांग्लादेश में हुआ तो फिर बयान आने शुरू हुए कि भारत जो है बांग्लादेश बन जाएगा, सावधान रहिए, बांग्लादेश में ये हुआ, बांग्लादेश में। अब ये लोग नेपाल को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ वो जो है भारत में को उसको लेकर के इनडायरेक्टली जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे नेपाल में जो, उससे भारत को सबक लेना चाहिए। तो ये दरअसल क्या है, ये इनकी सोच क्या है, इनकी सोच इतनी खतरनाक सोच क्या है कि, और ये वही लोग हैं जिनको जनरल बिपिन रावत ने 0.5 कहा था कि जो 2.5 मोर्चे में जो आधा मोर्चा जो है ना, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में, अब तानाशाही की बात कर रहे हैं, भारत में कोई तानाशाही है क्या? चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग तो चुनाव करवाता है ना, तो आप चुनाव से जीतिए, भारत में राज कीजिए, किसने आपको रोका है? लेकिन ये लोग क्योंकि चुनाव में बार बार हार रहे हैं, जनता इनको हरा रही है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने की एक तरह से कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश पहले नहीं हुई, इसके पहले भी जब सीए आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग बना, तो उस सब में भड़काने की कोशिश हुई थी कि लोग भड़कें और भारत में भी जो नेपाल में हुआ वो हो जाए, या जो बांग्लादेश में हो, जो श्रीलंका में हो, वहां भारत में भी हो। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरह की चीजें कोशिश नहीं हुई। जैसे मैंने कहा 30 देशों में जो है विद्रोह हुआ रिजीम चेंज को लेकर के, भारत में भी ऐसी कोशिशें हुई है। जो सारे आंदोलन हुए ये करीब करीब उसी तरह से थे कि भारत में भी सरकार को टॉपल किया जाए, भारत में भी विद्रोह किया जाए। लेकिन उसमें बहुत हद तक जो है मैं ये कहूंगा नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो है उसने बहुत हद तक जो है इसको लेकर कंट्रोल करा। नरेंद्र मोदी जिस तरह से शांत स्वभाव से, जिस तरह से शांति से और बहुत कूलली हर चीज को सोचकर फैसले लेते हैं, इसका श्रेय उन्हें देना चाहिए कि भाई भारत को उन्होंने ना बांग्लादेश बनने दिया, ना श्रीलंका बनने दिया, ना अब नेपाल बनने देंगे। क्योंकि आप सोचिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी से इसलिए नाराज थे कि मोदी ने शाहीन बाग के लोगों को क्यों नहीं उठवा दिया, बुलडोजर वहां चला देते, वहां उठा देते। फिर लोगों ने कहा सीए में इतना बड़ा कुछ हो गया, क्यों नहीं गोली चला दी, शाहीन बाग पे गोली चला देते, उनको उठवा देते। किसान आंदोलन में जब 26 जनवरी पर जब बाकायदा लाल किले पर चढ़ाई हुई थी, तब लोगों ने कहा पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। तब लोगों का ये स्वाभाविक गुस्सा था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल्पना कीजिए कि अगर पुलिस गोली चलाती, क्योंकि नेपाल में अगर ये हिंसा भड़की तो उसके पीछे कहीं ना कहीं, या बांग्लादेश में भी अगर हिंसा भड़की उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। और जब जो
10-15 यूथ जो है वो गोली से मर गए, तो उसके बाद वो ट्रिगर पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद सभी लोग सड़कों पर आ गए। तो आप सोचिए किसान आंदोलन पे इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, कोई गोली नहीं चलेगी, और कोई गोली नहीं चली पूरे किसान आंदोलन के दौरान। इसी तरह से सीए का जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर कोई बुलडोजर नहीं चला। इसी तरह से जो है जब 26 जनवरी पर जो है हिंसक हुआ था किसान आंदोलन में, तब भी कोई गोली नहीं चलाई गई। पुलिस वाले पिटे, पुलिस वाले जो है वो घायल हुए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। तो इस कहीं ना कहीं जो है ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है बहुत सोच समझ के इस मामले में काम कर रही है, क्योंकि हमको समझना चाहिए जो चीज हम नहीं देख पा रहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। उनको पता है कि किस किस तरह की साजिशें चल रही हैं, और उन साजिशों से बचने के लिए भारत को कैसे तैयार रहना है, उसके लिए वो लगातार जो है उस तरह के स्टेप उठाते हैं। और इसीलिए शायद उन्होंने किसान आंदोलन जब बहुत लंबा चल गया, उन्होंने कृषि कानून वापस भी ले लिए थे कि भारत में एक तरह की शांति कायम रहे और एक लंबा एक जो है टकराव का दौर ना चले। तो नरेंद्र मोदी हर तरह से जो है एक सेफ्टी वॉल बनाते हैं, और जो प्रदर्शनकारी है, जो भारत में लोगों को भड़काने की कोशिश होती है, उसको सेफ्टी वॉल में बना करके उसको जो है उस गुस्से को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए भारत ऐसा ना बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार तो कर ही रही है कोशिश, लेकिन हमको समझना है, आम लोगों को समझना है, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, उन चेहरों को पहचानने की जरूरत है जो भारत के लोगों को, आम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो भारत में झूठे फेक नैरेटिव के आधार पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश करते हैं, और भारत में भी इसी तरह का विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से भारत में किसी को भी सत्ता में आने का हक है, लेकिन अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो है अगर आप चुनाव हार रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप जो हैं वो 2.5 मोर्चे में आप आधा मोर्चे का युद्ध आपने खोल रखा है, और ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।